हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अभ्यास ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। आज हम डिस्कस करेंगे एक अलग ही टॉपिक पर, जो है फील्ड प्रोग्रामेबल गेट एरे यानी कि एफपीजीए बेसिक्स। तो आज के हमारे डिस्कशन के मेन पॉइंट्स होगा व्हाट इज एन एफपीजीए, एफपीजीए क्या है, देन वी विल डिस्कस अबाउट अंडरस्टैंडिंग एफपीजीए आर्किटेक्चर। हम देखेंगे बेसिक स्ट्रक्चर एफपीजीए का कैसा होता है, देन व्हाई टू यूज एफपीजीएस। एज यू ऑल नो, एफपीजीए के अलावा भी एएसआईसी एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड सर्किट्स और हायर कोर प्रोसेसर्स अवेलेबल है मार्केट में। देन व्हाई वी शुड यूज एफपीजीएस ओवर दीज टू काउंटररी, and then we will discuss about FPGA parallelism versus processor architectures. प्रोसेसर और एफपीजीए का कंपैरिजन हम डिस्कस करेंगे एक एग्जांपल को लेकर के। तो आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले व्हाट इज फील्ड प्रोग्रामेबल गेट एरेज। सो एफपीजीए जो है वो एक इंटीग्रेटेड सर्किट है, एक आईसी है जो जिस मिड 1980s में आई थी। इसका एग्जिस्टेंस मिड 1980s से शुरू हुआ था। जब ये चिप आई थी तब इसमें बहुत ही कम थाउजेंड्स ऑफ लॉजिक गेट्स होते थे और एक लिमिटेड फंक्शंस के लिए होता था। मगर मॉडर्न एफपीजीएस जो हैं इसमें मिलियंस ऑफ लॉजिक सेल्स होते हैं जो आप रीप्रोग्राम कर सकते हैं एज पर योर एप्लीकेशंस। सो इफ यू कैन सी इन दिस डायग्राम, ये एफपीजीए का एक इंटरनल डायग्राम है जिसमें ये जो ब्लॉक्स हैं, स्क्वायर ब्लॉक्स हैं, ये होते हैं सीएलबी, कॉन्फ़िगरेबल लॉजिक ब्लॉक्स। जनरली हम सीएलबीज बोलते हैं। तो ये सीएलबीज ब्लॉक्स आपस में कनेक्टेड होते हैं और इस सीएलबीज के अंदर बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स होते हैं जिसको कि हम प्रोग्राम कर सकते हैं अपने एप्लीकेशंस के अकॉर्डिंग। सो सिंपली एज यू कैन सी फ्रॉम इट्स नेम, फील्ड प्रोग्रामेबल गेट एरेज, तो ये एक एरे है लॉजिक गेट्स की। और यू कैन कंसिडर इट एज अ बैग ऑफ अनकमिटेड कंप्यूटर पार्ट्स। तो ये जो कॉन्फ़िगरेबल लॉजिक ब्लॉक्स हैं ये अनकमिटेड कंप्यूटर पार्ट्स हैं जिसको कि आप अपने अकॉर्डिंग, ये कोई एक स्पेसिफिक एप्लीकेशन के लिए डिज़ाइन नहीं किए गए हैं। जब भी आप एक एफपीजीए को ऑन करते हैं तो वो एक ब्लैंक सर्किट होता है और आप उसे अपनी एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग डिज़ाइन कर सकते हो। सो इसी से हम आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। नो डिफाइंड फंक्शन कैन बी वॉट एवर यू वॉन्ट, इट कैन वर्क एज वॉट एवर यू वॉन्ट टू परफॉर्म इट। देन अब हम ये जो एफपीजीए है इसमें जो डिज़ाइन है वो कैसे हम इम्प्लीमेंट करते हैं। तो दो लैंग्वेजेस होती हैं जैसे कि हार्डवेयर डिस्क्रिप्शन लैंग्वेजेस कहते हैं। दो लैंग्वेजेस होती हैं, VHDL एंड वेरिलॉग। Designs that are running on FPGAs are generally created using hardware description languages. तो ये hardware description languages है VHDL and Verilog। इन दोनों languages का यूज़ करके हम डिज़ाइंस क्रिएट कर सकते हैं FPGA पर। सपोज मुझे एंड गेट बनाना है FPGA पर, तो मैं एक कोड लिखूंगी VHDL या Verilog। तो VHDL जो है वो उसके रूट होते हैं एडा लैंग्वेज में और Verilog बहुत सिमिलर है C लैंग्वेजेस से। तो अगर आप चाहे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा अगर आप ये दोनों लैंग्वेजेस सीखना चाहते हैं, तो हम अपने आने वाले वीडियोस में VHDL या वेरिलॉग पे आगे वीडियोस बनाएंगे। तो हम सिंपली एंड गेट की कोडिंग लिखेंगे VHDL या वेरिलॉग में। फिर ये सब होता है विवाडो में। अगर आप Xilinx के बोर्ड्स यूज कर रहे हैं तो विवाडो उसका सिंथेसिस टूल है, अगर आप इंटेल के बोर्ड्स यूज कर रहे हैं तो क्वार्टस उसका सिंथेसिस टूल है। तो वहां पर हम इन दोनों लैंग्वेजेस में कोई भी आप यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि VHDL सुपीरियर है या वेरिलॉग सुपीरियर है, आप जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो आप वो लैंग्वेज यूज कर सकते हैं। और उसमें हम कोडिंग करके फिर जैसे कि मैंने Xilinx बोर्ड लिया है और विवाडो मेरा सिंथेसिस टूल है, तो विवाडो में एक ऑप्शन होता है जनरेट बिट स्ट्रीम। हम डिटेल में डिस्कस करेंगे हमारे आने वाले वीडियोस में कैसे हम बिट स्ट्रीम जनरेट करते हैं। तो बिट स्ट्रीम जनरेट करते हैं तो विवाडो जो है वो एक डॉट बिट फाइल जनरेट करता है। उस डॉट बिट फाइल को हम इस अपने एफपीजीए में डाउनलोड करते हैं। तो ये जो एफपीजीए है वो वर्क करेगा एज एंड गेट।
और फिर हम बात करेंगे कि एफपीजीए के मैन्युफैक्चरर्स कौन है। तो एफपीजीए जो बनाती है, इंटेल के एफपीजीए बोर्ड्स होते हैं, Xilinx, लैटिस सेमीकंडक्टर, माइक्रोचिप टेक्नोलॉजी और माइक्रोसेमी, इन सभी के एफपीजीए और एफपीजीए बोर्ड्स आपको मार्केट में इजीली मिल जाएंगे। अब हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड में बात करते हैं एफपीजीए एप्लीकेशंस पे। तो एफपीजीए की तो बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, यू जस्ट नेम देम एंड एफपीजीए इज देयर। वेदर इट इज इन एरोस्पेस एंड डिफेंस, या फिर मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स हो, इमेज प्रोसेसिंग, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, इंडस्ट्रियल मोटर कंट्रोल, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट, इन सभी में एफपीजीएस यूज होते हैं। साइबर सिक्योरिटी सिस्टम में, वायरलेस कम्युनिकेशन में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, तो इन सभी में आप एफपीजीएस का यूज देखेंगे। अब हम बात करते हैं एफपीजीए आर्किटेक्चर पे। तो जैसे कि मैंने बताया, एफपीजीए में अंदर क्या होता है, सीएलबीज होती है, कॉन्फ़िगरेबल लॉजिक ब्लॉक्स, और इंटरकनेक्ट्स होते हैं जो सीएलबीज को आपस में कनेक्ट करते हैं। तो इसके अलावा भी, वो तो एक बेसिक आर्किटेक्चर हो गया, इसके अलावा भी एफपीजीएस में हायर एफिशिएंसी के लिए और भी चिप्स होती हैं, जैसे कि कॉलम ऑफ, हियर यू कैन सी द कॉलम ऑफ ड्वेल पोर्ट रैम। मतलब इसमें ब्लॉक रैम होती है, वो 18 की या फिर 36 के मेमोरी की। ऑन चिप, इट विल प्रोवाइड यू द ऑन चिप मेमोरी टू स्टोर द लार्जर डेटा। और यहाँ पर डीएसपी स्लाइड्स होती हैं। डीएसपी स्लाइड्स जो होती है, ये एडर और मल्टीप्लायर्स होते हैं। इसमें डीएसपी की एक स्लाइड के अंदर बहुत सारे एडर और मल्टीप्लायर होते हैं, जो कि शेयर करते हैं एफपीजी का लोड फॉर हायर कंप्यूटेशन के लिए, कॉम्प्लेक्स कंप्यूटेशन के लिए डीएसपी स्लाइड्स होती हैं। फिर यहाँ इसमें होते हैं हाई स्पीड सीरियल ट्रांसमीटर एंड रिसीवर्स। फेस लॉक लूप्स होते हैं क्लॉक जनरेशन के लिए, एक्सटर्नल मेमोरी कंट्रोलर्स होते हैं। तो ये एक एफपीजीए का आर्किटेक्चर है। अब हम बात करेंगे सीएलबीज की। जैसे कि मैंने बताया कि सीएलबीज, बहुत सारी मिलियंस ऑफ सीएलबीज मॉडर्न एफपीजीए पर होती हैं। तो इस सीएलबी के अंदर होता क्या है, तो ये सीएलबी को यू कैन कंसिडर इट एज अ डिजिटल सब सर्किट. It can efficiently implement common functions. Any Boolean function you can implement using these CLBs. These are highly flexible. और अब इस CLBs में mainly 3 components होते हैं: lookup tables, स्टोरेज एलिमेंट्स यानी कि फ्लिप फ्लॉप्स और रजिस्टर्स, और मल्टीप्लेक्सर्स होते हैं। ये जो, अब हम बात करेंगे लुकअप टेबल की। तो लुकअप टेबल क्या होता है गाइस? लुकअप टेबल जो होता है, दिस इज द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एन एफपीजीए। इससे आप कोई भी लॉजिकल फंक्शन इंप्लीमेंट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं, यहाँ पर एसरेम बिट्स जो शो किया हुआ है मैंने। अगेन हम एग्जांपल लेते हैं एंड गेट का। तो जो एंड गेट का आउटपुट है 2 इनपुट्स के लिए, वो क्या होता है? 0 0 0 and 1. तो 0 0 0 and 1, these bits will be saved here in the form of, in these SRAM bits. और LUT इनपुट्स, ए और बी इनपुट्स के बेसिस पर ये जो इनपुट वैल्यूज ऑलरेडी स्टोर्ड हैं, ये आउटपुट पर रिफ्लेक्ट होंगी। तो इसी तरह ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ 2 ही इनपुट, कितने भी n नंबर ऑफ बूलियन फंक्शन हो सकता है। तो ये हम लुकअप टेबल से कोई भी लॉजिकल फंक्शन हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये लुकअप टेबल से मिलकर के बनता है कॉन्फ़िगरेबल लॉजिक ब्लॉक्स। और ये कॉन्फ़िगरेबल लॉजिक ब्लॉक्स बहुत सारे आपस में मिलके एक चिप इंटीग्रेटेड सर्किट बनाते हैं, जिसे हम एफपीजीए कहते हैं। अब हम बात करते हैं ये इंटरकनेक्ट्स की। तो ये इंटरकनेक्ट्स जो होते हैं, दीज आर ऑल्सो हाईली रीप्रोग्रामेबल। जो सीएलबीज होती है वो तो प्रोग्रामेबल है ही, ये इंटरकनेक्ट्स भी प्रोग्रामेबल होते हैं। इंटरकनेक्ट्स का काम क्या है? ये जो सीएलबीज हैं, इन्हें आपस में कनेक्ट करता है, एंड ऑल्सो ये सीएलबीज को आउटर सर्किटरी से, जो आउटर अदर कंपोनेंट्स हैं ऑन एफपीजीए बोर्ड, उससे भी कनेक्ट करता है। तो दिस इज द मेन वर्क ऑफ इंटरकनेक्ट्स. And now we will discuss about what distinguishes an FPGA from other similar devices like ASICs. So this is embodied in its name. Field programmable gate array means these chips can be programmed on the field. So yeah, we will discuss this in our next slide.
सो ASIC क्या होता है? एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड सर्किट, जो कि सोली एक एप्लीकेशन के लिए डिज़ाइन किया गया होता है। जैसे कि वॉशिंग मशीन में जो चिप है वो हमेशा वॉशिंग मशीन के लिए ही काम करेगी। ऐसा नहीं है कि आपने उसको निकाला और आप उसे किसी दूसरे एप्लीकेशन के लिए यूज़ कर पाएंगे, नहीं, वो वॉशिंग मशीन के लिए ही बनी है। जैसे कि एक CPU जो मोबाइल के लिए डिज़ाइन किया है, वो अपनी एंटायर लाइफ में एज अ CPU ही काम करेगा। तो ASIC एक एप्लीकेशन के लिए बनाए जाते हैं और अपनी थ्रू आउट ऑपरेशन लाइफ दे विल परफॉर्म फॉर दैट एप्लीकेशन ओनली। बट FPGAs क्या होते हैं? दे आर हाईली रिकॉन्फ़िगरेबल सर्किट्स। आप उसे एक टाइम आप एंड गेट की तरह यूज करें, दूसरी टाइप आप उसे प्रोग्राम कर दीजिए, वो और गेट की तरह परफॉर्म करेगा, तो यू कैन रीप्रोग्राम इट। So you can consider ASIC as a castle which is made up of concrete, and you can consider FPGA as a castle which is made up of Lego blocks. So this is the main difference between ASIC and FPGA, that it is permanent circuit, ASIC is permanent and FPGA is reconfigurable. हालांकि इसमें जो प्रोग्रामिंग होती है वो हार्डवेयर डिस्क्रिप्शन लैंग्वेजेस दोनों की सेम ही होती है। FPGA को भी हम VHDL और वेरिलॉग लैंग्वेजेस से प्रोग्राम करते हैं और ASIC को भी हम VHDL या वेरिलॉग लैंग्वेज से। FPGA जो है नॉट सुटेड फॉर वेरी हाई वॉल्यूम मास प्रोडक्शन। अगर आप कंसिडर करें मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट की, तो एक FPGA जो है उसकी कॉस्ट, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम होती है ASIC से। पर ASIC को जब आप बल्क में प्रोड्यूस करते हैं तो ASIC ज़्यादा चीपर होता है इफ़ यू आर प्रोड्यूसिंग इट इन बल्क। लेस FPGA जो है लेस एनर्जी एफिशिएंट होते हैं और ASIC जो है मच मोर पावर एफिशिएंट होता है। FPGA उस एप्लीकेशंस में बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं जहां आपको रेगुलरली अपनी सिस्टम को अपग्रेड करना होता है, जैसे कि रडार, सेलफोन बेस्ड स्टेशन, जहां आपको अपग्रेड करना होता है। और ASIC बिल्कुल भी उस एप्लीकेशन के लिए नहीं है जहां फ्रिक्वेंटली अपग्रेडेशन रिक्वायर होता है। ये ऐसा है कि एक बार बन गया तो बस वो वही काम करेगा थ्रू आउट इट्स ऑपरेटिंग लाइफ। So this is the main difference between FPGA and SiC. So if you are going for a particular application, definitely you consider ASIC, but if you want to reprogram it for n number of times, then you definitely go for the FPGA. तो आपको दिखाने के लिए कि एक FPGA कैसा होता है, तो यहाँ पर आप देखेंगे ये है एक Xilinx का बोर्ड Kintex KC705 हमारे राइट साइड में। यहाँ पर ये एक जो आप स्क्वायर देख रहे हैं जिसपे ये आप लिखा हुआ देख रहे होंगे Xilinx Kintex 7, तो ये एक FPGA बोर्ड है। आप इमेजिन कर सकते हैं ये इतना सा है और इसके अंदर मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे इसके अंदर VRAM जो है 890 है, DSP स्लाइसेस इसके अंदर 840 हैं और इतने सारे इसके अंदर फ्लिप फ्लॉप्स और इतने सारे इसके अंदर LUTs हैं। और ये बोर्ड है डिजिलेंट का जेनेसिस 2 बोर्ड। इसमें इस फैन के नीचे है FPGA, वो भी Kintex 7 है। सो गाइस अलग अलग FPGAs होते हैं, Kintex, Vertex एंड Artix। तो ये दोनों जो बोर्ड है वो Kintex 7 FPGA यूज करते हैं। यहाँ पर इसके नीचे है और यहाँ पर ये है। सो जस्ट टू शो यू द ग्लिम्स ऑफ हाउ एन FPGA लुक्स, आपको ये बोर्ड मैंने यहाँ पर दिखाए हैं। अब बात करते हैं SoC की। ये जो दोनों बोर्ड्स हैं ये प्योरली FPGA बोर्ड्स हैं। और अब कुछ ऐसे भी बोर्ड्स अवेलेबल है मार्केट में जिसमें प्रोसेसर भी होता है और FPGA भी, क्योंकि कुछ ऐसी एप्लीकेशंस होती हैं जो प्रोसेसर उस पर ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म करता है, मीन्स उन टास्क के लिए विच आर लेस कंप्यूटेशनली कॉम्प्लेक्स, जिसके लिए एक प्रोसेसर ज़्यादा एफिशिएंट है। तो उस एप्लीकेशन के लिए, जैसे कि ये बोर्ड है Xivo बोर्ड्स, Xivo Z710 और यह है Xivo Z720। तो इसमें प्रोसेसर भी है और इसमें FPGA भी है। तो इनको बोलते हैं हम सिस्टम ऑन चिप।
just entire system on a chip, processor plus FPGAs. So this is how it looks like. So ये यहाँ पर ये FPGA है और यहाँ पर ये प्रोसेसर है और ये हीट सिंक के नीचे यहाँ पर FPGA है and this is its processor. And yeah, these are the resource counts: VRAM, DSP, flip-flops and LEDs. Now we will discuss about FPGA versus processor. तो प्रोसेसर और FPGA में मेनली ये डिफरेंस है. दिस इज सिंगल थ्रेडिंग, दिस इज मैसिव पैरेललिज्म. तो FPGA will provide you massive parallelism over a CPU. CPU में क्या होता है, इंक्रीमेंटल एग्जीक्यूशन होता है. जैसे कि कोई एक हमने उसको टास्क दिया है तो पहले वो जिससे सपोज 3 ऑपरेशन है, ऑपरेशन 1, ऑपरेशन 2, ऑपरेशन 3, तो वो क्या करेगा, पहले ऑपरेशन 1 परफॉर्म करेगा कंप्लीट, उसके बाद ऑपरेशन 2 स्टार्ट होगा, देन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ऑपरेशन 2 ऑपरेशन 3 स्टार्ट होगा. तो सीक्वेंशियली एग्जीक्यूट करता है कोई भी कोड को. और FPGA पर जो है वो पैरेलल होता है, एक साथ वो n नंबर ऑफ ऑपरेशंस इट कैन परफॉर्म बेस्ड ऑन द अवेलेबल रिसोर्सेज. तो यही एक मेन डिफरेंस है कि CPU जो है सीक्वेंशियल वर्क करता है और FPGA जो है वो पैरेलली परफॉर्म करता है. इसमें जो कम्युनिकेशन है वो कॉस्टली होता है, इसका ऑन चिप चीप कम्युनिकेशन होता है. FPGA जो है विल give much more flexibility than CPU. So these are the main differences. अब हम बात करेंगे डिफरेंट ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स की, जिससे FPGA इतना पैरेलल क्यों है, वो क्यों CPU से इतना कम टाइम लेता है कोई भी टास्क को परफॉर्म करने में. और हम बोलते हैं कि FPGA जो है वो पैरेलली काम करता है, वो अपना जो भी आप कोड लिखोगे VHDL या वेरिलॉग में वो उसे पैरेलली एग्जीक्यूट करता है. जैसे कि C लैंग्वेज होती है तो उसमें आपने कोई एक लूप लगाया तो वो क्या करेगा, L इज इक्वल्स टू 1, सपोज L इज इक्वल्स टू 1 to 5, तो L इज इक्वल्स टू 1 वाला वो पहले करेगा, फिर L इज इक्वल्स टू 2. तो ऐसे सीक्वेंशियली एक के बाद एक काम करता है. पर VHDL या वेरिलॉग में आप जो भी कोड लिखोगे वो एक साथ एग्जीक्यूट होती है सारी कमांड्स, तो क्यों वो इतना पैरेलल है. तो यहाँ पर कुछ ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स के बारे में मैं डिस्कस करूंगी. एक होता है पाइपलाइन. तो पाइपलाइन यू कैन सी, अगर कोई 2 लूप चल रही है और एक लूप में सपोज L इज इक्वल्स टू 0 to 1, 2, और उसके अंदर में 3 ऑपरेशंस हैं, एक लूप के अंदर में 3, और वो लूप हम 2 बार चला रहे हैं. तो ऑपरेशन 1, ऑपरेशन 2, ऑपरेशन 3. तो सपोज ऑपरेशन 1 को लग रहा है 1 क्लॉक और ऑपरेशन 2 को भी 1 क्लॉक. तो ऑपरेशन 1 से लेके 3 तक कंप्लीट होने में ये लेगा 3 क्लॉक साइकिल, और ऐसे ही क्योंकि हम 2 बार अपने लूप को चला रहे हैं तो टोटल लेगा 6 क्लॉक साइकिल्स. अभी FPGA में क्या होता है, FPGA जैसे ही ऑपरेशन 2, अगर उसका इनिशिएशन इंटरवल 1 है तो इनिशिएशन इंटरवल क्या होता है, नंबर ऑफ क्लॉक साइकिल्स बिटवीन द स्टार्ट टाइम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव लूप इटरेशंस. दो लूप को स्टार्ट होने के बीच का टाइम, उसको हम बोलते हैं इनिशिएशन इंटरवल. अगर वो 1 है सपोज, तो ऑपरेशन 1 जैसे ही स्टार्ट हुआ एक लूप का, तो 1 क्लॉक साइकिल बाद ही ऑपरेशन 1 सेकेंड लूप का, सेकेंड इटरेशन का स्टार्ट हो जाएगा पैरेलली. अब ये कैसे पॉसिबल है, क्योंकि ये ज़्यादा रिसोर्सेज यूज़ करेगा, अपनी और भी रिसोर्सेज यूज़ करेगा, और पैरेलली जब वहाँ फर्स्ट इटरेशन का ऑपरेशन 2 चल रहा है, अपनी और रिसोर्सेज को यूज़ करके ये ऑपरेशन 1 स्टार्ट कर देगा. तो यहाँ पर जैसे कि आप देखेंगे उसी लूप को 6 क्लॉक साइकिल्स लग रहे थे और यहाँ पर इसको लग रहे हैं 4 क्लॉक साइकिल्स. सो दिस इज व्हाट वी कॉल पाइपलाइन. सो दिस डिजाइन ऑप्टिमाइजेशन इज कॉल्ड पाइपलाइन. तो पाइपलाइन एक के इटरेशन के साथ ही दूसरी इटरेशन स्टार्ट हो गई. नाउ वी विल टॉक अबाउट लूप अनरोलिंग. तो नेक्स्ट हम बात करेंगे लूप अनरोलिंग की. तो सपोज प्रोसेसर में हमारे पास एक ही एडर अवेलेबल है, तो अगर हमें ऐड करना है 1 को 5 से, 2 को 6 से, 3 को 7 से, 4 को 8 से, ये हमारी 2 एरेज हैं जिसका हमें सारे नंबर्स ऐड करने हैं. तो सपोज एक एडिशन में 1 क्लॉक साइकिल्स इन्वेस्ट होती है, तो 4 एडिशंस में टोटल 4 क्लॉक साइकिल्स में हमें अपने चारों आउटपुट्स मिलेंगे. पर FPGA के साथ क्या बेनिफिट है
कि ये अपने और भी रिसोर्सेज यूज करके, मैंने जैसे कि बताया एफपीजीए वैसा ही परफॉर्म करेगा जैसे कि आप उसे प्रोग्राम करेंगे। तो अगर आप लूप अनरोलिंग करके आप 4 एडर उसमें डिजाइन कर रहे हैं, तो वो 4 एडर और रिसोर्सेज यूज करके 4 एडर की तरह काम करेगा और ये एक ही क्लॉक साइकिल में एक साथ ही आपको चारों आउटपुट दे देगा। तो ये डिज़ाइन टेक्निक्स है जो एफपीजीए अडेप्ट करता है और इसीलिए ये हमें बहुत ही फास्ट रिजल्ट देता है सीपीयू के कंपैरिजन में। एक और ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक है एरे पार्टीशनिंग। सपोज ये एक एरे है जो n नंबर स्टोर किए हैं 0 से n-1 के लिए। तो अगर हमें इसमें से एक नंबर को रीड करना है इस एरे से, और रीडिंग के लिए हमें लग रहा है एक क्लॉक, तो n नंबर्स को रीड करने के लिए गाइस हमें कितना क्लॉक साइकिल्स देनी होगी? n क्लॉक साइकिल्स। पर यही अगर एफपीजीए पर इम्प्लीमेंट करेंगे तो एफपीजीए में अगर हम ये एरे पार्टीशनिंग अप्लाई करेंगे तो ये क्या करेगा, हमें 3 डिफरेंट टेक्निक्स होती है, ब्लॉक, साइक्लिक एंड कंप्लीट पार्टीशनिंग। तो ये हम उसको डिवाइड कर सकते हैं स्मॉलर एरेज में। जैसे कि हमने ये n को 4 एरे में डिवाइड किया, तो ये हमें 4 यहाँ पर जैसे कि दिखाया है इस डायग्राम में 2 एरे में डिवाइड किया है। तो इसमें 0 से n/2-1 तक के एलिमेंट्स फर्स्ट में एरे में है और n/2 से n-1 तक सेकंड। तो अभी जैसे कि हमें n नंबर्स को रीड करने में n क्लॉक साइकिल्स लग रही थी, अभी हम सेम टाइमिंग में इन दोनों एरेज से वही नंबर रीड कर सकते, तो हमें टोटल n/2 क्लॉक साइकिल्स लगेंगे। तो ये डिफरेंट टेक्निक्स हैं। अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का। तो एक हम ए और बी हमारी दो 32x32 साइज की मैट्रिक्स है जिसे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ये एक सिंपल सी कोड है। अभी आप कहेंगे कि मैंने आपको बताया था कि एफपीजीए में तो हम केवल VHDL या वेरिलॉग से प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, फिर ये सी कोड कहाँ से आ गया? तो जो Xilinx बोर्ड है वो विवाडो सिंथेसिस टूल देता है, उसके साथ ही वहाँ पर एक विवाडो HLS भी होता है। जिनको भी जो डेवलपर्स हैं, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, या जो भी जिसे सी या C++ में ज़्यादा कंफर्टेबल हैं और वो VHDL या वेरिलॉग नहीं सीखना चाहते, तो उन लोगों के लिए Xilinx ने एक सॉफ्टवेयर प्रोवाइड किया है विवाडो HLS। उसमें हम C या C++ में हम कोडिंग कर सकते हैं, सिस्टम C में भी हम कोडिंग कर सकते हैं और वहाँ से हम इसको एज अ आईपी एक्सपोर्ट कर सकते हैं विवाडो में, और वहाँ पर हम इस आईपी को इंपोर्ट करके फिर वही प्रोसीजर होगा सेम बिट स्ट्रीम जनरेट करके और हम एफपीजीए को प्रोग्राम कर सकते हैं। तो ये कितना अमेजिंग है गाइस। अगर आपको VHDL या वेरिलॉग नहीं भी सीखना है और आप C++ में ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, तो आप उससे भी एफपीजीए को प्रोग्राम कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक ये स्मॉल सी कोड है जो ए और बी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके हम उसका रिजल्ट स्टोर कर रहे हैं सी में। तो यहाँ पर जो मैंने आपको अभी डिफरेंट ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स बताई वो यहाँ पर बिल्कुल भी अप्लाई नहीं की गई है और ये एस्टिमेटेड रिजल्ट्स हैं विवाडो HLS ने जो प्रोवाइड किए हैं। तो ये लेटेंसी मतलब ये कि कितना नंबर ऑफ क्लॉक साइकिल्स ये लेगा टोटल 32x32 मैट्रिक्स को का मल्टीप्लिकेशन कैलकुलेट करने में। तो अभी ये ले रहा है 2,64,257 क्लॉक साइकिल्स। BRAM यहाँ पे बिल्कुल भी यूज नहीं हो रहा है। DSP 5 DSP slices it is using, flip-flops 552 and LED 569। तो अभी आप सोचेंगे कि BRAM तो यूज ही नहीं हो रहा है, तो ये स्टोर कहाँ कर रहा है रिजल्ट, या जो भी इंटरमीडिएट रिजल्ट है वो कहाँ स्टोर हो रहे हैं? तो ये स्टोर फ्लिप फ्लॉप्स भी एक स्टोरिंग एलिमेंट है जहां पर ये रिजल्ट स्टोर होते हैं। तो आप 0 नंबर से बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा। और फिर अब हम बात करते हैं डिफरेंट ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स जो अभी हमने देखी हमारी पिछली स्लाइड्स में, वो हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो हमारी नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं, यहाँ पर मैंने जे लूप को पाइपलाइन किया है और यहाँ पर मैंने एरे पार्टीशनिंग अप्लाई की हुई है ए और बी पे, ए और बी मैट्रिक्स में। मैंने इन्हें
सेकेंड डायमेंशन में फैक्टर प्रोवाइड किया है 16 का। अब ये ही क्यों प्रोवाइड किया है और केवल जे में ही क्यों पाइपलाइनिंग अप्लाई की है, तो ये थोड़ा डिटेल में हम आगे के वीडियोस में समझेंगे। अगर आप इनको जानना चाहते हैं तो आप कमेंट करके बताइएगा, हम अपने फर्दर वीडियोस में इन्हें एक्सप्लेन करेंगे। तो अगर मैं केवल जे लूप को पाइपलाइन करती हूँ, जे लूप में पाइपलाइनिंग अप्लाई करती हूँ और एरे पार्टीशनिंग नहीं अप्लाई करती हूँ, तो लेटेंसी डिक्रीज हो जाती है गाइस। देखिए 2,64,000 से 16,000 पे, माना सेम टास्क यू कैन परफॉर्म इन 16,504 साइकिल्स। और बी रैम जो है 0, अभी भी डीएसपी इंक्रीज हो गई है 5 से 10, फ्लिप फ्लॉप्स भी समवॉट इंक्रीज्ड, LUTs भी increase हो गए। तो it is using more resources but it is providing you faster results. एरे पार्टीशनिंग अप्लाई पाइपलाइनिंग तो है ही, प्लस एरे पार्टीशनिंग अप्लाई करने से लेटेंसी यू कैन सी द डिफरेंस, 2,64,000 and now it came down to 1,156. And yeah, then resources are increased, DSP increased from 5 to 160, flip-flops are also increased, so but you can get faster results. Yeah, so this is it guys for this video. Okay guys, thank you, see you in our next video.